हे गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये जो है आज हम लोग का ये इसका थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स को कवर किया था। तो आज के जो मैंने रिवॉल्ट्स लिए हैं वो है मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, पावना विद्रोह, कोया, फड़के आंदोलन, नील विद्रोह एंड रंपाओ का विद्रोह। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जितने इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट्स हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले जो आज का मैंने रिवॉल्ट्स लिया है वो है नील विद्रोह। तो उससे जो प्रभावी क्षेत्र था, जो इफेक्टिव उसका, वो कौन सा था? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल था। नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी बंगाल था। इसके नेतृत्व करता थे विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास। और इसका जो टाइम था, जो समय था, ये कब से कब तक? तो 1859 से 60 तक का था। ठीक है। नील विद्रोह जो है वो बाद में भी चलता है, गांधी जी के समय, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे फ़िलहाल जो यहाँ पे नील विद्रोह की बात करी गई दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, वो 1859 से 60 के बीच का होता है। ठीक है। तो देखिए, नील विद्रोह जो था वो किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। तो इस विद्रोह के समय जो वॉयसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से 62 तक वॉयसराय रहते हैं। इसकी जो पहली घटना, जैसे कि मैंने बताया है कि वेस्ट बंगाल ये प्रभावित क्षेत्र था, तो इसकी जो पहली घटना होती है वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में होती है। यहाँ के जो किसान थे, उन्होंने जो नील उत्पादक जो किसान थे, नील उत्पादक के जो पहले के कर्मचारी थे, इनका अभी मैंने बोला नेतृत्वकर्ता कौन? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। तो यहाँ के किसानों ने नील उत्पादक के पहले के कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती बंद कर दी थी और आंदोलन को स्टार्ट किया। तो वे किसान जो चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन जो नील बागान मालिक थे वो नील की खेती के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे, वैसे जो किसान थे उनके लिए था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह के कारण की जांच करने के लिए 1860 में एक नील आयोग का गठन किया। तो उस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो रहते हैं बंगाल सरकार के सेक्रेटरी, उनका नाम था सेटन कर। ठीक है। तो और जो अगर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किए जाते हैं वो होते रेवरेंड सेल। ठीक है, पादरी होते हैं रेवरेंड सेल, वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इस आयोग के तहत ये कहा जाता है कि किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आयोग के जब आयोग जो है वो गठित कर दिया जाता है, तो इस आयोग में ये बोला गया था किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरीके किसानों का ये जो विद्रोह था वो क्या होता है? सफल हो जाता है। तो इस तरह ये विद्रोह किसानों का पहला सफल विद्रोह माना जाता है। अभी तक जितने किसानों ने विद्रोह किए थे उसमें उनके विद्रोह सफल नहीं होते हैं। इसके बाद जो नील बागान मालिक, जो कि यहाँ पे अभी वेस्ट बंगाल की बात हो रही थी, तो वहाँ से भाई जब इनका विद्रोह जो है वो सफल हो जाता है कि इनका किसानों का, तो वहाँ जो मालिक होते हैं नील बागान मालिक, वहाँ से चले जाते हैं और बंगाल से निकल के वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश और बिहार में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे नील की खेती प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ पे किसानों का वो फिर शोषण करना आरंभ कर देते हैं। तो होता क्या है, 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी में जो था वो कृत्रिम नील का आविष्कार हो चुका, जो आर्टिफिशियल नील थी उसका आविष्कार हो चुका था, जो कि भारतीय नील से क्या पड़ता था? सस्ता पड़ता था। अब भारतीय नील से सस्ता पड़ता था तो जिससे कि भारतीय नील की जो मांग है वो इंटरनेशनल रूप में, अंतर्राष्ट्रीय रूप में कम होने लगी थी और किसानों को क्या होता? घाटा होने लगता है, जिससे वो क्या करते हैं? नील की खेती नहीं करना चाहते क्योंकि उनको घाटा हो रहा था। तो इससे वो मुक्ति पाने के लिए किसानों को काफ़ी रकम बागान मालिकों को देना पड़ता था। अगर वो नील की खेती नहीं करना चाहते हैं तो उसके बदले में किसानों को क्या करना पड़ता था? काफ़ी पैसा बागान मालिकों को देना पड़ता था। तो उस समय था क्या कि तिनकटिया पद्धति लागू थी। ठीक है, तिनकटिया पद्धति क्या थी? किसानों को अपनी भूमि का 3/20 भाग, मतलब 20 जो है उसका जो पार्ट है, तो मतलब 3/20 भाग पे नील की खेती करनी होती थी। ओके। तो इस कारण जो चंपारण कहाँ पे? बिहार में पड़ता है। वहाँ के राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने गांधी जी को वहाँ बुलाया था, न्योता दिया था बिहार आने का, और गांधी जी ने चंपारण में 1917 में अपना सत्याग्रह कर किसानों को तिनकटिया पद्धति से आज़ाद कराया था। ठीक है। तो ध्यान रहे, चंपारण भारत में किया जाने वाला गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था। तो गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन सा था भारत में? वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो किया गया था वही था। ये मैंने जब
पहले के जो वीडियो हैं वो उसमें मैंने ये काफ़ी अच्छे से कवर किया जब चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए दीनबंधु मित्रा थे, उनका प्रसिद्ध नाटक था नील दर्पण। उसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार के बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया है। इसी का अंग्रेजी अनुवाद जो है रेवरेंड जेम्स लॉन ने किया था। तो नील दर्पण किसके? दीनबंधु मित्रा के। उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? रेवरेंड जेम्स लॉन ने किया था। चलिए आगे के विद्रोह पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पावना विद्रोह, जो कि पावना जिला कहाँ पे? बांग्लादेश पे पड़ता है। तो वहाँ पे इसका जो प्रभावी क्षेत्र वो था और इसके जो नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय शंभुनाथ पाल थे। और ये विद्रोह जो है 1873 से 85 तक चलता है, 1873 से 85 तक चलता है। तो जैसा कि मैंने बताया इसका जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? पावना जिला था। तो पावना जिला को वो कहाँ का मेन बताया? यूसुफशाही परगना, जो कि पावना जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पहले नाटो राज्य जो कि राजशाही विभाग का हिस्सा था का अधिकार था। यहाँ पे किसका अधिकार था? नाटो राज्य, आप राजशाही भी आप बोल सकते हो, विभाग का वहाँ पे अधिकार था। तो उनका लगान बाकी रहने की वजह से उनकी ज़मीनें क्या करी जाती? नीलाम कर दी जाती हैं और कुछ अमीर ज़मींदार जो थे उसको ख़रीद लेते हैं, जो कि किसानों पे काफ़ी अत्याचार करने लगते हैं। नाटो राज्य का अधिकार होता है पहले, लेकिन क्या करते हैं, उनका लगान बाकी होने के कारण जो अमीर ज़मींदार थे वो क्या करते हैं, उनकी ज़मीनें खरीद लेते हैं और किसानों पे उसके बाद वो लोग काफ़ी अत्याचार करते। तब किसानों ने संगठित होकर ज़मींदारों को हटाने की मांग की। और तो उस समय जो विद्रोह के नेता होते, जैसा कि मैंने बताया, ईशान चंद्र राय शंभुनाथ पाल होते हैं। तो इसमें ये कहा गया था, किसानों ने बोला था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का रैयत होना चाहते हैं, हमें अपने सताए जाने का विरोध करते, ना कि भू राजस्व को चुकाए जाने का विरोध करते। ठीक है, जो उन्हें सताया जा रहा था वो लोग उसका विरोध कर रहे थे, ना कि भू राजस्व को चुकाए जाने का विरोध कर रहे थे। फिर 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम बनाया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है किसान को 12 साल से ज़मीन जोत रहे हैं, जो किसान 12 साल से ज़मीन जोत रहे हैं और बो रहे हैं, उनसे ज़मीनें नहीं ली जा सकती हैं। चलिए आगे आते हैं, आगे का विद्रोह हमारा क्या है? नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है वो है कोया विद्रोह। तो इसका जो प्रभावी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र था। इसके जो नेतृत्व करता थे टोम्पा शोरा अनंत शैयार थे। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन 2 पार्ट पर डिवाइड किया गया। जो इम्पॉर्टेंट वो है 1879 से 1880 तक, मतलब 1879 से 1880 तक था, 1886 भी था। ठीक है, तो ये विद्रोह जैसे कि बताया गया आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में प्रारंभ होता है। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो ताड़ी के घरेलू उत्पादन पे आबकारी अधिनियम का लागू करना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साहूकारों द्वारा शोषण और जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर देना भी इसका कारण था। देखो क्या था इस विद्रोह का मुख्य कारण, मैंने क्या, ताड़ी के घरेलू उत्पादन पे जो आबकारी अधिनियम लगाया जाता है उस ये कारण था। तो उसमें होता है कि साहूकारों द्वारा शोषण और जंगलों पे जो आदिवासी अपना अधिकार किए हुए थे तो उसको अंग्रेज़ों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ये भी एक कारण बनता है। तो 1879 से 1880 में इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था टोम्पा सोरा ने किया था। और जब ये मारे जाते हैं तो उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। इनके मारे जाने के बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाता है और 1886 में कोया विद्रोह पुनः अनंत शैयार के नेतृत्व में होता है। तो ध्यान रखिए 1886 में जो नेतृत्व होता है कोया विद्रोह तो अनंत शैयार के नेतृत्व में होता है और उनके नेतृत्व में राम संडू राम की सेना का गठन किया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि राम संडू राम की सेना का गठन का जो संबंध है किस विद्रोह से है, तो कोया विद्रोह से है। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में, अनंत शैयार के नेतृत्व में इसका गठन किया जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आंदोलन जो हमारा है वो कौन सा है, फड़के आंदोलन है, जो कि महाराष्ट्र में होता है। इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है। ठीक है, और इसके जो नेतृत्वकर्ता है वासुदेव बलवंत फड़के होते हैं और ये 1879 से 80 तक, 1879 से 80 तक चलता है। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में जो आंदोलन किया था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन की पहली झलक दिखाई देती है। वासुदेव बलवंत फड़के को आदि क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के सिरमोड गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1883 में अदन में होती है। ठीक है, अदन कहाँ पे, ये यमन की सिटी है और अगर यमन की राजधानी की बात करें तो साना है। अदन जो एक फेमस सिटी, आपको ध्यान रखना है कहाँ की, यमन की, और यमन की, लेकिन कंफ्यूज मत हुई, वहाँ की जो राजधानी है वो साना है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। इसने क्या किया था, महाराष्ट्र के कोली, धांगड़ और भील जाति को एकत्र किया, उसका संगठन बनाया
जिसे रामोसी संगठन के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने कई अंग्रेजी साहूकारों को लूटकर अपने आंदोलन के लिए धन एकत्र किया। इन्हें बीजापुर में पकड़ लिया जाता है और काला पानी की सज़ा दे दी जाती है। अदन के जेल में, जैसे कि मैंने बताया, अदन की जेल पे इन्हें भेज दिया जाता है और वहीं पे 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विद्रोह हमारा है मुंडा विद्रोह। इसको दूसरा नाम होता है खूटकट्टी या उलगुलन विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह को हम लोग खूटकट्टी या उलगुलन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था बिहार और झारखंड था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा थे और ये जो चलता है वो 1899 से 1900 तक चलता है, 1899 से 1900 तक चलता है। तो यहाँ पे जो उलगुलन की बात हुई है तो वो है, उसका मतलब होता है महाहलचल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये मैचिंग में पूछा जा सकता है। और दूसरा मैंने बोला खूटकट्टी, तो खूटकट्टी विद्रोह मतलब खूटकट्टी व्यवस्था थी जिसे हम लोग संयुक्त स्वामित्व की परंपरा बोलते हैं। तो ये बोला जाता है खूटकट्टी, अगर ऑप्शंस में दिया खूटकट्टी व्यवस्था क्या थी तो आपको ध्यान रखना है खूटकट्टी व्यवस्था संयुक्त स्वामित्व की परंपरा थी। ठीक है, तो जो मुंडा विद्रोह, भाई मुंडा जनजाति ही थी तो मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजातियों ने 18वीं सदी से 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजों तथा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे, लेकिन जो उसमें 19वीं सदी में किया गया बिरसा के द्वारा जो विद्रोह था, बिरसा के नेतृत्व में किया गया था, वो विद्रोह काफ़ी फेमस हो जाता है। तो अभी क्या पता है, उलगुलन को महाहलचल बोलते हैं। खूटकट्टी व्यवस्था कैसी थी, संयुक्त स्वामित्व की परंपरा थी। तो मुंडा जनजातियों के द्वारा समय समय पर विद्रोह होते रहते, लेकिन जो 19वीं सदी के में बिरसा के द्वारा किया गया विद्रोह था वो काफ़ी फेमस होता है। बिरसा मुंडा का जन्म रांची में हुआ था। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था उसमें वहाँ पे मुंडा निवास करते थे। तो मुंडा लोग क्या थे, सामूहिक खेती जिसे मुंडारी भूमि व्यवस्था कहा जाता था करते थे, लेकिन जो सूदखोर थे, जमींदार थे, वो जो सामूहिक खेती थी उसकी परंपरा को खत्म कर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में बदल देते हैं। इससे उनकी ज़मीनें जमींदारों, सूदखोरों, साहूकारों के पास जाने लगती हैं। इसीलिए जो बिरसा थे उनके नेतृत्व में, बिरसा के नेतृत्व में मुंडा जाति जो थी उसने विद्रोह कर दिया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ पे, सिराथू में गिरफ्तार किया जाता है और रांची की जेल में भेज दिया जाता है। 1900 में हैजे से बिरसा की मृत्यु हो जाती है। बिरसा को जगत पिता और धरती आबा भी कहा जाता। तो ध्यान रखिएगा, 1895 की बात है। बिरसा ने अपने को भगवान का अवतार घोषित किया था। उसने कहा था कि मैं मुंडों को लोक और परलोक से बचाने आया हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट विद्रोह पे आते हैं। नेक्स्ट विद्रोह जो हमारा है वो है पाइक विद्रोह, जिसकी 2017 में काफ़ी चर्चा भी हुई थी। ये इसका जो प्रभावी क्षेत्र उड़ीसा था और इसके नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु थे और ये 1817 से 25 तक चलता है। देखिए 2017 में इस बात की काफ़ी चर्चा हुई थी कि जो 1857 की क्रांति है उससे पहले 1817 का पाइक विद्रोह हुआ था। तो इससे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो पाइक विद्रोह जो है उसे बोलना चाहिए, ना कि 1857 की क्रांति को। ऐसी चर्चा हुई थी, इस वजह से इसका ये इम्पॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि हाल ही में इसकी चर्चा हुई 2-3 साल पहले ही, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यह अभी मैंने बताया उड़ीसा में था। तो उड़ीसा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ठीक है, और जो कि 1857 की क्रांति भी उसी के खिलाफ ही थी। तो पाइकों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मान के बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में 1817 में ये विद्रोह प्रारंभ किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नेतृत्वकर्ता का नेम क्या था, ये कहाँ पे होता है। ठीक है, और टाइम भी आपको ध्यान रख लेना है, लेकिन फ़िलहाल आपको इसका नेतृत्वकर्ता और इसकी जगह पता होनी चाहिए। तो नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे और कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा पे हुआ था पाइक विद्रोह। 1825 में जगबंधु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट विद्रोह जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ था। तो रंपाओ का विद्रोह जो था वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू होते हैं और ये थोड़ी छुटपुट होता ही रहता है। तो इसमें 1879 से 1880 तक होता है, मतलब 1879 से 80 तक होता है। फिर बाद में 1920 से 22 में जब असहयोग आंदोलन के दौरान भी ये विद्रोह होता है। ठीक है, तो मैंने जो है सारे इम्पॉर्टेंट विद्रोह को कवर कर लिया है, इसमें जितने ज़रूरत है। तो ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके पूरा कवर किया है। हाँ, एक और रह गया है, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था इस पर एक बुक लिखी थी कुमार सुरेश सिंह ने।
ठीक है। तो बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। फिर नेक्स्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।